स्कूल के दिनों में डिवीजन यानी भाग के सवाल तो हम सबने किए हैं। जब एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो नतीजा मिलता है उसी को इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट। हिंदी में हम इसे भागफल कहते हैं। अब ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि ये बताता है कि एक नंबर में दूसरा नंबर कितनी बार पूरी तरह से समा सकता है। जैसे अगर 10 को 2 से भाग किया जाए तो कोशेंट 5 होगा। लेकिन हमेशा डिवीजन पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। कई बार एक नंबर दूसरे से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। तब जो संख्या बच जाती है उसी को रिमाइंडर या शेषफल कहा जाता है। ये वो छोटा सा हिस्सा है जो पूरा पूरा बंट नहीं पाया। इसकी अहमियत मैथ्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे फील्ड्स में बहुत ज्यादा है। मान लीजिए 7 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब जरा एक पुराने घर के बारे में सोचिए। जमीन के नीचे बना एक ठंडा अंधेरा सा कमरा, इसी कमरे को सेलर या तहखाना कहते हैं। अक्सर यहाँ पुरानी चीजें या खास तौर पर वाइन जैसी चीजें स्टोर की जाती हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान साल भर लगभग एक जैसा रहता है, जो चीजों को खराब होने से बचाता है। जैसे उस पुरानी हवेली में वाइन स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा सेलर था। तो सेलर से ठीक उल्टा घर की छत के बिल्कुल नीचे एक जगह होती है जिसे एटिक या अतारी कहते हैं। ये वो कोना है जहां अक्सर बचपन की यादें, पुराने संदूक और भूली बिसरी चीजें संभाल कर रखी जाती हैं। यहाँ हल्की धूप में धूल के कण नाचते हुए दिख सकते हैं, जैसे उन्हें अपनी दादी के पुराने खत एटिक में ही मिले थे। ऐसा माना जाता है कि हर किसी के लिए दुनिया में एक खास काम या एक खास जगह बनी होती है जहां वो सबसे ज्यादा फिट होता है। उसी परफेक्ट स्पॉट को, उस सही जगह को कहते हैं नीश। ये वो काम है जिसमें किसी की काबिलियत और शौक दोनों एक हो जाते हैं। एक ऐसा रोल जिसे उस इंसान से बेहतर शायद ही कोई कर पाए। जैसे उसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में अपना नीश ढूंढ लिया। फूल बेचना एक अलग बात है और उन्हें एक कला की तरह पेश करना बिल्कुल अलग। जो शख्स ये दूसरा काम करता है उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। ये सिर्फ एक फूल वाला नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट होता है जो रंगों, खुशबुओं और टेक्सचर्स को समझकर फूलों से खूबसूरत बुकेज और सजावट तैयार करता है। जैसे शादी के लिए फ्लोरिस्ट ने एक कमाल का अरेंजमेंट बनाया था। कामकाजी माता पिता के लिए अपने बच्चों के दिन के वक्त देखभाल एक बड़ी चिंता होती है। इसी चिंता का एक हल है क्रैश या शिशुगृह। ये वो सुरक्षित और खुशनुमा जगह है जहां वो काम के दौरान अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, ये जानते हुए कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जैसे उस कंपनी में एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए क्रैश की सुविधा है। क्या हिंसा कभी भी किसी भी हालत में सही हो सकती है? जो लोग इसका जवाब कभी नहीं में देते हैं वो पैसिफिज्म या शांतिवाद में विश्वास रखते हैं। ये एक गहरी विचारधारा है जिसके अनुसार युद्ध और हिंसा किसी भी कीमत पर अनुचित हैं। ये हर समस्या का हल शांति और बातचीत में ढूंढने का सिद्धांत है। जैसे उसके शांतिवाद पर गांधी जी की सीख का गहरा प्रभाव था। तो फिर उस इंसान को क्या कहेंगे जो इस शांतिवाद के रास्ते पर चलता है? उसे कहते हैं पैसिफिस्ट या शांतिवादी। ये वो व्यक्ति है जो न सिर्फ हिंसा के खिलाफ सोचता है, बल्कि उसके विरोध में सक्रिय रूप से खड़ा भी होता है। ये एक बेहद हिम्मत वाला फैसला हो सकता है। जैसे एक पैसिफिस्ट होने के नाते उसने आर्मी ज्वाइन करने से मना कर दिया। कुछ शब्द आईने की तरह होते हैं, उन्हें आप आगे से पढ़ें या पीछे से, वो एक जैसे ही रहते हैं। ऐसे ही दिलचस्प शब्दों को पैलिंड्रोम कहते हैं। ये भाषा का एक जादुई खेल है। अंग्रेजी में लेवल, रेफर या मैडम इसके कुछ आसान उदाहरण हैं। जैसे द वर्ड मैडम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ पैलिंड्रोम। शब्द है एक्सकल्पेटरी। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज, कोई सबूत या बयान जो किसी इंसान को दोष या इल्जाम से बरी करने के इरादे से हो, मतलब जो उसकी बेगुनाही साबित करे। मान लीजिए किसी मामले में कोई नया सबूत मिलता है जो ये दिखाता है कि आरोपी घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं था, तो वो सबूत एक्सकल्पेटरी कहलाएगा। ये किसी को अपराध बोध से पूरी तरह मुक्त कर देता है। The newly discovered evidence was exculpatory and led to the defendant's immediate release. अगला शब्द है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज या समूह जिसके सभी हिस्से बिल्कुल एक जैसे हों, मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्म, जिसमें कोई भी भिन्नता या वैरायटी ना हो, सब कुछ एक ही तरह का। इसका एक अच्छा उदाहरण है दूध। जब उसे प्रोसेस किया जाता है तो उसे होमोजीनियस बना देते हैं ताकि सब कुछ एक सा दिखे।
तो इसका सीधा सा मतलब है पूर्ण एकरूपता। द पॉपुलेशन ऑफ द स्मॉल विलेज वॉज रिमार्केबली होमोजीनियस। और अब देखते हैं हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस का ठीक उल्टा है। इसका मतलब होता है कई अलग अलग तरह तरह के तत्वों से मिलकर बना हुआ। जब किसी समूह में बहुत ज्यादा विविधता हो, अलग अलग तरह के लोग हों या अलग अलग तरह की चीजें हों, तो उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे फलों का सलाद जिसमें कई तरह के फल होते हैं, या फिर एक बड़ा शहर जहां अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। The city's heterogeneous population brought a rich diversity of cultures and cuisines. शब्द है ट्रांसपेरेंट। अच्छा, इसका एक मतलब तो हम सब जानते हैं, पारदर्शी, जैसे कोई शीशा जिसके आर पार साफ साफ देखा जा सके। लेकिन इसका एक और बहुत गहरा मतलब भी है। जब कोई इंसान या कोई सिस्टम बिल्कुल खुला और ईमानदार हो, जिसमें कुछ भी छिपाया ना जाए, तब भी उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। जब कहते हैं कि काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो मतलब यही होता है कि सब कुछ खुला और स्पष्ट हो। हर ट्रांसपेरेंट ऑनेस्टी वॉज वन ऑफ अ मोस्ट एडमायरेबल क्वालिटीज। स्पेसिमिन किसी भी बड़ी चीज का वो छोटा सा हिस्सा होता है, वो सैंपल होता है, जिसे खास तौर पर वैज्ञानिक जांच या स्टडी के लिए लिया जाता है। और ये छोटा सा हिस्सा ही उस पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे लैब टेस्टिंग के लिए खून का एक छोटा सा सैंपल या किसी पुरानी चट्टान का एक टुकड़ा, ये सब स्पेसिमेन है। ये छोटा सैंपल ही पूरी कहानी बताता है। द बॉटनिस्ट कलेक्टेड अ स्पेसिमेन ऑफ द रेयर फ्लावर फॉर फर्दर स्टडी। ग्रेगेरियस ये शब्द उन लोगों या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें झुंड में रहना, मतलब ग्रुप्स में रहना पसंद होता है, जो स्वभाव से बहुत सोशल होते हैं, मिलनसार होते हैं और दूसरों के साथ रहना एंजॉय करते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को पार्टी की जान भी कहा जाता है, जिन्हें अकेले रहने के बजाय हमेशा लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। ये स्वभाव से ही सामाजिक होते हैं। डॉल्फिन्स आर ग्रेगेरियस एनिमल्स दैट लिव इन लार्ज सोशल पॉड्स। पग्नेशियस इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसका स्वभाव ही झगड़ालू हो, जो बहस करने या लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। ये वो लोग होते हैं जो शांति से बात करने के बजाय टकराव चाहते हैं, मतलब वो झगड़े से बचते नहीं बल्कि उसे ढूंढते हैं। तो ये एक ऐसी आदत को दिखाता है जिसमें व्यक्ति लड़ने के लिए हमेशा उतारू रहता है। His pugnacious attitude meant he was always getting into disagreements. एम्फिबियस ये शब्द उन जीवों या चीजों के लिए है जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं या काम कर सकते हैं। असल में एम्फी का मतलब ही होता है दोनों। तो जिनकी बनावट ऐसी हो कि वो दो अलग अलग माहौल में, मतलब पानी में भी और जमीन पर भी आसानी से रह सके, उन्हें एम्फीबियस कहते हैं। जैसे मेंढक, या फिर सेना के वो वाहन जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकते हैं। Frogs are amphibious creatures, starting their lives in water and moving to land as adults. माइग्रेटरी ये शब्द एक जगह से दूसरी जगह होने वाले एक नियमित और बड़े मूवमेंट को बताता है। ये अक्सर मौसम बदलने पर होता है। देखिए, ये सिर्फ यूं ही घूमना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तय पैटर्न होता है, एक तय वजह होती है। जैसे बहुत सारे पक्षी बेहतर मौसम, भोजन या प्रजनन के लिए हर साल हजारों मील की यात्रा करते हैं। इसी पैटर्न को माइग्रेटरी कहते हैं। The migratory patterns of monarch butterflies cover thousands of miles. पेनिसिया ये शब्द एक ऐसे काल्पनिक उपाय या दवा के लिए इस्तेमाल होता है जिसके बारे में माना जाए कि वो हर बीमारी या हर मुश्किल का इलाज कर सकती है, एक तरह से रामबाण इलाज। पर असल में इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर ये बताने के लिए होता है कि ऐसी कोई एक चीज़ सच में मौजूद नहीं है। जैसे कोई कहे कि पैसा हर समस्या का पेनेसिया नहीं है, मतलब ये कोई जादुई हल नहीं है। He warned that the new policy was not a panacea for all the company's problems. पैंथीज़म ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी मान्यता है जिसमें ये माना जाता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। इस सोच के हिसाब से ईश्वर कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रही है, नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, इसका हर एक कण, हर एक सितारा, हर जीव वही ईश्वर है। जैसे समंदर और उसकी लहरें है तो एक ही चीज, बस उसी तरह से प्रकृति की हर रचना में, उसकी व्यवस्था में ईश्वर को ही देखा जाता है। The philosophy of pantheism suggests that divinity is apparent in the harmony of the natural world. पेडांटिक ये शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो छोटी छोटी बातों, मामूली डिटेल्स या नियमों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता है, अक्सर अपना ज्ञान जताने के लिए।
ये वो लोग होते हैं जो किसी गहरी बातचीत के बीच में मुद्दे की बात छोड़कर किसी के उच्चारण या ग्रामर की एक छोटी सी गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं। मतलब बात की भावना या उसका बड़ा मकसद समझने के बजाय वो नियमों की बारीकियों में ही खोए रहते हैं, और उनके इस व्यवहार से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और असल मुद्दा पीछे रह जाता है। His pedantic corrections during the presentation, while technically accurate, annoyed everyone and derailed the main discussion. Alias, इसका सीधा सा मतलब होता है एक दूसरा या नकली नाम, एक ऐसा नाम जिसे कोई अपनी असली पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है। कई बार लेखक अपना असली नाम छुपाकर एक पेन नेम से लिखते हैं, वो भी एक तरह का एलियस ही है। या फिर जासूस और अपराधी तो अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए अक्सर ही कोई ना कोई एलियस, कोई उपनाम इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। द स्पाई ऑपरेटेड अंडर द एलियस फीनिक्स टू प्रोटेक्ट हर ट्रू आइडेंटिटी। एनल्स, ये ऐतिहासिक घटनाओं का एक ऑफिशियल क्रमबद्ध रिकॉर्ड होता है। मतलब घटनाओं को जिस साल वो हुई उसी क्रम में साल दर साल दर्ज किया जाता है। इसे आप किसी संस्था या किसी देश की एक तरह की ऑफिशियल डायरी समझ सकते हैं, जिसमें सिर्फ जरूरी और वेरीफाइड घटनाओं का एक सिलसिलेवार ब्यौरा रखा जाता है। ये रिकॉर्ड्स भविष्य के लिए इतिहास को समझने का एक बहुत ही भरोसेमंद जरिया बनते हैं। द एनल्स ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी डॉक्यूमेंटेड एवरी मेजर डिस्कवरी ऑफ द 19th सेंचुरी। आर्काइव, ये वो खास जगह होती है जहां ऐतिहासिक दस्तावेजों को, जैसे कि एनल्स को और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड्स को सहेजकर सुरक्षित रखा जाता है। ये एक लाइब्रेरी जैसा ही होता है, पर इसमें आम किताबों से ज्यादा जोर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर होता है, जैसे किसी की हाथ से लिखी चिट्ठियां, पुराने सरकारी कागजात या बहुत पुरानी तस्वीरें। रिसर्च करने वाले लोग यहाँ आकर इन असली दस्तावेजों से जानकारी जुटाते हैं। The historian spent months in the National Archive, studying original letters from the war. एलियन, ये शब्द सुनते ही मन में अक्सर दूसरे ग्रह के प्राणियों का ख्याल आता है, लेकिन इसका असल और ज्यादा आम मतलब वो नहीं है। इसका लीगल मतलब है एक विदेशी नागरिक, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो उस देश का नहीं है। और अगर इसका इस्तेमाल और गहरे स्तर पर देखें तो एलियन किसी भी ऐसे इंसान के लिए कहा जा सकता है जो किसी ग्रुप या माहौल में खुद को बाहरी या अजनबी महसूस करता हो। As a newcomer to the small village, she felt like an alien for the first few months. Fugitive, ये शब्द उस इंसान के लिए है जो कानून से भाग रहा हो, एक भगोड़ा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो हिरासत से भाग गया है या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार छिपता फिर रहा है। वो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है, अक्सर अपनी पहचान बदलकर, ताकि कानून की पकड़ में ना आए। वो हमेशा कानून से बचकर जीने की कोशिश करता है। द फ्यूजिटिव मैनेज टू इवेड कैप्चर फॉर ओवर अ डेकेड बाय कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम सिटी टू सिटी। फेटलिस्ट यानी भाग्यवादी, ये वो इंसान होता है जो ये मानता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो सब पहले से ही भाग्य में लिखा हुआ है। उसका मानना होता है कि इंसान अपनी कोशिशों से उसे बदल नहीं सकता। इसीलिए ऐसे लोग अपनी कामयाबी और नाकामयाबी दोनों को ही बड़े शांत भाव से स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो हो रहा है वो होना ही था। As a fatalist, he accepted both his successes and failures with the same calm attitude, believing they were all part of a larger plan. कॉन्विक्ट, यह शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसे अदालत ने किसी जुर्म का दोषी ठहरा दिया हो। इसमें और एक आरोपी में बहुत फर्क है। आरोपी वो है जिस पर सिर्फ इल्जाम है, लेकिन कॉन्विक्ट वो है जिसका जुर्म कोर्ट में साबित हो चुका है। यह एक कानूनी तौर पर सिद्ध हो चुका अपराधी होता है जिसे सजा सुनाई जा चुकी है और वो अपनी सजा काट रहा होता है। The jury found the man guilty, and as a convict, he was sentenced to 10 years in prison. Lunatic, ये एक बहुत पुराना शब्द है जो किसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस शब्द की जड़ लैटिन भाषा के शब्द लूना में है, जिसका मतलब होता है चांद। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में एक गलत धारणा थी कि पूरे चांद यानी पूर्णिमा का लोगों के दिमागी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। आज के समय में इस शब्द को बहुत अपमानजनक और असंवेदनशील माना जाता है और इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। In the 1800s, it was a common and unfortunate belief that a full moon could turn a person into a lunatic. Aviary, ये शब्द एक ऐसे बड़े बाड़े या बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खास तौर पर पक्षियों को रखने के लिए बनाया गया हो।
ये कोई मामूली पिंजरा नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जगह होती है जहां पक्षियों को उड़ने, आपस में घुलने मिलने और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से रहने के लिए एक बड़ी और सुरक्षित जगह दी जाती है। इसका डिजाइन अक्सर पक्षियों के असली घर जैसा बनाया जाता है, जिसमें पेड़, पौधे और पानी भी होता है, ताकि उन्हें वहां अच्छा महसूस हो। मिसाल के तौर पर चिड़ियाघर में एक विशाल एवियरी है जहां विदेशी पक्षी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ब्रूड, इसका मतलब होता है एक ही समय में पैदा हुए छोटे जानवरों का एक पूरा परिवार, खास तौर पर पक्षियों के बच्चे। ये शब्द एक माँ और उसके बच्चों के बीच के गहरे रिश्ते और देखभाल को भी दिखाता है। ये एक साथ पले बढ़े चूजों या किसी भी पक्षी के बच्चों के पूरे समूह को बताता है जो एक ही बार में अंडों से निकले हों। जैसे मुर्गी अपने चूजों के पूरे ब्रूड को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखती है, उन्हें गर्मी और खतरों से बचाती है। एपियरी, ये वो खास जगह होती है जहां मधुमक्खियों को रखा और पाला जाता है ताकि उनसे शहद मिल सके या वो फूलों का परागण कर सकें। यहाँ पर मधुमक्खियों के कई छत्ते या बक्से, जिन्हें हाइव्स कहते हैं, एक साथ रखे होते हैं। एपियरी कहाँ बनाई जाएगी, ये बहुत जरूरी होता है ताकि मधुमक्खियों को आसपास काफी मात्रा में फूल मिले जिनसे वो रस जमा कर सके। उदाहरण के लिए किसान ने अपने खेत के पास एक एपियरी स्थापित की है ताकि फूलों से शहद इकट्ठा किया जा सके। बेवी, इस शब्द का इस्तेमाल लोगों या कुछ खास तरह के जानवरों के एक बड़े और अक्सर ध्यान खींचने वाले समूह के लिए होता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल महिलाओं के ग्रुप के लिए या बटेर जैसे पक्षियों के झुंड के लिए किया जाता है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बताता, बल्कि ये एहसास दिलाता है कि वो समूह काफी आकर्षक या प्रभावशाली है। जैसे प्रतियोगिता के दौरान मंच पर विजेताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके दोस्तों का एक बेवी इकट्ठा हो गया था। एक्रोफोबिया, ये ऊंचाई से लगने वाला एक बहुत ही तेज और अतार्किक डर है। ये सिर्फ ऊंचाई पर बेचैनी महसूस करना नहीं है, बल्कि ये एक पैनिक अटैक जैसा अनुभव है जो इंसान को पूरी तरह से बेबस कर सकता है। जिन्हें ये फोबिया होता है वो ऊंची इमारतों, पहाड़ों या पुलों पर जाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। एक्रोफोबिया के कारण वो ऊंची इमारतों की बालकनी में जाने से भी बचता है, क्योंकि उसे चक्कर आने और नियंत्रण खोने का डर लगता है। एल्गोफोबिया, ये शारीरिक दर्द से लगने वाला एक असामान्य और बहुत ज्यादा डर है। इस डर के चलते लोग न सिर्फ बड़े मेडिकल प्रोसीजर से, बल्कि सुई लगने या मामूली चोट जैसी स्थितियों से भी बहुत घबराते हैं। ये डर इतना ज्यादा हो सकता है कि वो जरूरी इलाज भी टाल देते हैं, क्योंकि दर्द का खौफ बीमारी से भी बड़ा हो जाता है। अपने एल्गोफोबिया की वजह से उसने दांत में दर्द होने के बावजूद डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। एगोराफोबिया, ये खुली या भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर होने का डर है। खास तौर पर ऐसी जगहें जहां से निकलना मुश्किल या शर्मनाक महसूस हो सकता है। ये सिर्फ भीड़ का डर नहीं है, बल्कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाने का डर है जहां मदद मिलना मुश्किल हो और पैनिक अटैक आ सकता है। इसी वजह से एगोराफोबिया से परेशान लोग अक्सर घर पर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि घर उन्हें एक सुरक्षित जगह लगता है। ऑटोफोबिया, ये अकेले रहने या खुद से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाने का एक बहुत गहरा और जबरदस्त डर है। ये सिर्फ अकेलापन महसूस करना नहीं है, बल्कि अकेले होने के ख्याल से ही बहुत ज्यादा चिंता और बेचैनी हो जाना है, भले कोई शारीरिक रूप से अकेला न हो। जिन्हें ये फोबिया होता है उन्हें हमेशा किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। ऑटोफोबिया के कारण वह कभी भी घर पर अकेला नहीं रहता है। अकम्प्लिस वो इंसान होता है जो किसी अपराध को करने में जानबूझकर किसी दूसरे की मदद करता है या उसे बढ़ावा देता है। ये इंसान मुख्य अपराधी नहीं होता, लेकिन जुर्म में उसका साथ देना उसे भी कानूनी तौर पर दोषी बना देता है। एक अकम्प्लिस को अपराध की पूरी प्लानिंग पता होती है और वो अपनी मर्जी से उसमें मदद करता है। जैसे डकैती में कार चलाने वाला ड्राइवर उसका अकम्प्लिस था। एफिशिएंट, इसका मतलब होता है किसी काम को बेहतरीन तरीके से करना जिसमें कम से कम समय, मेहनत या संसाधनों का इस्तेमाल हो। इसमें बर्बादी को कम करने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, मतलब काम को सही ढंग से करना। जैसे नया सॉफ्टवेयर पुराने की तुलना में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये वही काम आधे समय और कम बिजली की खपत में कर देता है। एक्सटेंसिव, चलिए सोचते हैं, आप किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं और आपके सामने जमीन का एक विशाल हिस्सा फैला हुआ है, दूर तक, जहां तक निगाह जाती है। इसी विशालता को, इसी फैलाव को बयान करने के लिए जो शब्द है वो है एक्सटेंसिव।
पर ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं है। अगर किसी को किसी विषय का बहुत गहरा और व्यापक ज्ञान हो तो हम कहते हैं दे हैव एक्सटेंसिव नॉलेज। या किसी तूफान से हुए बड़े पैमाने पर नुकसान को एक्सटेंसिव डैमेज कहा जाता है। तो मतलब चाहे दायरा जमीन का हो, ज्ञान का हो या असर का, एक्सटेंसिव का मतलब है बेहद विस्तृत, बेहद व्यापक। जैसा इस वाक्य में है, द फार्मर ओन्ड एन एक्सटेंसिव प्लॉट ऑफ लैंड दैट रीच्ड द होराइजन। एफ्यूसिव। अब सोचिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जो अपनी भावनाएं, खास तौर पर खुशी और प्रशंसा, छिपा नहीं पाता, जिनकी तारीफ सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उनके पूरे जोश में, उनकी आंखों की चमक में और उनके लहजे के उत्साह में साफ दिखती है। ऐसे खुलकर बिना किसी रोक टोक के दिल से निकले हुए एहसासों के प्रदर्शन को ही एफ्यूसिव कहते हैं। ये रिजर्व्ड यानी संयमित होने का एकदम उल्टा है। एक रिजर्व्ड इंसान शायद सिर्फ गुड जॉब कह देगा, लेकिन एक एफ्यूसिव इंसान आपको गले लगाकर कहेगा कि आपसे बेहतर उन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा। यही फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड एफ्यूसिव प्रेज फॉर हर स्टनिंग परफॉर्मेंस। ज़ाइटगाइस्ट ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ द एज, यानी किसी युग की आत्मा। हर दौर का, हर जमाने का अपना एक खास माहौल होता है, एक पहचान होती है। ये माहौल उस दौर के विचारों, संगीत, कला, फैशन और राजनीति से मिलकर बनता है। जैसे 1920s का ज़ाइटगाइस्ट जैज म्यूजिक और आज़ादी की एक नई लहर थी, या 1960s का पीस एंड लव मूवमेंट था। ये शब्द उस पूरे दौर के कलेक्टिव एहसास को, उसकी रूह को एक लफ्ज़ में समेट लेता है। आज के दौर का ज़ाइटगाइस्ट शायद टेक्नोलॉजी और सोशल कनेक्टिविटी है। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया है, द राइज ऑफ सोशल मीडिया परफेक्टली कैप्चर्स द ज़ाइटगाइस्ट ऑफ द अर्ली 21st सेंचुरी। ट्रैवल, ये शब्द सिर्फ कड़ी मेहनत या हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा गहरा है। ट्रैवल उस कोशिश को कहते हैं जिसमें मेहनत के साथ साथ पीड़ा, संघर्ष और दुख का एहसास भी शामिल हो। ये वो मुश्किल प्रयास है जो इंसान को ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी थका दे, बिल्कुल निचोड़ दे। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, या वो एक्सप्लोरर्स जिन्होंने अनजान ज़मीनों को खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनकी मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं थी, वो ट्रैवल था, एक पीड़ादायक, लंबा और थका देने वाला संघर्ष। द पायनियर्स फेस्ड इमेंस ट्रैवल इन देयर जर्नी अक्रॉस द अनटेम्ड विल्डरनेस। कॉन्स्टलेशन, जमीन पर उस ट्रबल से जब हम कभी नजर उठाकर रात के साफ आसमान को देखते हैं तो हमें तारों के झुंड दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तारे मिलकर एक जानी पहचानी आकृति बनाते हैं, जैसे कोई शिकारी या कोई जानवर या कोई तराजू। तारों के इन्हीं समूहों को, इन पैटर्न्स को कॉन्स्टलेशन या तारामंडल कहते हैं। सदियों से अलग अलग सभ्यताओं ने इन कॉन्स्टलेशंस में कहानियां और देवताओं की कल्पनाएं की हैं और इनका इस्तेमाल रास्ता ढूंढने के लिए भी किया है। ये आसमान में बने प्रकृति के खूबसूरत नक्शे कदम हैं। Orion is one of the most easily recognizable constellations in the night sky. सुपरनोवा, उन्हीं तारों के बीच ब्रह्मांड में होने वाली सबसे शक्तिशाली और दमकदार घटनाओं में से एक है सुपरनोवा। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा विशाल तारा जो अपने जीवन के आखिरी पलों में है और फिर वो एक अजीम प्रलयकारी धमाके के साथ फट जाता है। इस विस्फोट से इतनी ज्यादा रोशनी और ऊर्जा निकलती है कि वो कई बार पूरी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार होती है। ये एक तारे की मौत का एक शानदार लेकिन भयंकर दृश्य है। उसी विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिस्ट, ब्रह्मांड के उस विशाल पैमाने से अब आते हैं इंसानी जुनून के एक बेहद सूक्ष्म शौक पर। यह शब्द उस व्यक्ति के लिए है जिसे सिक्के और करेंसी न सिर्फ जमा करने बल्कि उनका अध्ययन करने का गहरा शौक हो। एक न्यूमिस्मैटिस्ट के लिए एक पुराना सिक्का सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, वो उस सिक्के पर बने निशान, उसकी धातु और उसके दौर से उस समय के इतिहास, कला और समाज की कहानी पढ़ता है। ये एक गंभीर अध्ययन है जहां हर सिक्का अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। द ओल्ड न्यूमिस्मैटिस्ट हैड अ रेयर कलेक्शन ऑफ रोमन कॉइन्स। सोमनैम्बुलिस्ट, अब बात करते हैं इंसानी दिमाग की कुछ अजीब और रहस्यमय अवस्थाओं की। सोमनैम्बुलिस्ट उस इंसान को कहते हैं जिसे नींद में चलने की आदत हो।
ये एक ऐसी हालत है जहां व्यक्ति गहरी नींद में होता है। उसका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सोया हुआ है, लेकिन उसका शरीर जाग कर चलने फिरने लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो सुबह उठता है तो उसे रात में हुई इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए ये अवस्था काफी रहस्यमयी मानी जाती है। The family installed alarms after discovering their child was a somnambulist. सोमनिलोक्विस्ट ये सोमनैम्बुलिस्ट से ही मिलती जुलती लेकिन थोड़ी अलग अवस्था है। एक सोमनिलोक्विस्ट नींद में चलता नहीं है बल्कि बातें करता है। इनकी बातें कभी-कभी बिल्कुल साफ और समझ में आने वाली हो सकती हैं और कभी-कभी सिर्फ एक ना समझ आने वाली बुड़बुड़ाहट। ये सुनने में काफी अजीब और कई बार मजेदार भी हो सकता है, क्योंकि नींद में बोलने वाले अक्सर अपने दबे हुए ख्याल या सपनों के बारे में बोल जाते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। My roommate is a somniloquist and often mutters incomprehensible sentences at night. नार्सिसिस्ट ये शब्द ग्रीक पौराणिक कथा के एक पात्र नार्सिसिस से आया है, जिसे पानी में अपने ही अक्स से बेपनाह प्यार हो गया था। आज नार्सिसिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके अंदर खुद के लिए जरूरत से ज्यादा एक गैर सामान्य प्रेम और अहंकार हो। ऐसे व्यक्ति को हमेशा दूसरों से तारीफ और तवज्जो की जरूरत होती है। वो खुद को सबसे बेहतर समझता है और अपनी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म सुनना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। His inability to accept any criticism was a clear sign that he was a narcissist. Stratocracy ये जो शब्द है ये असल में ग्रीक भाषा के दो हिस्सों से बना है। पहला है स्ट्रेटोस जिसका मतलब होता है सेना, और दूसरा है क्राटोस जिसका मतलब है शासन। तो स्ट्रेटोक्रेसी एक ऐसी सरकार या एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मिलिट्री क्लास यानी कि सेना के पास ही सारी ताकत होती है। देश के सारे बड़े फैसले, सारे कानून, सारी नीतियां, सब कुछ मिलिट्री लीडर्स ही तय करते हैं, और जो सिविल गवर्नमेंट होती है उसकी कोई खास भूमिका नहीं रह जाती। अक्सर ये तब होता है जब किसी देश में बहुत ज्यादा उथल-पुथल मची हो और सेना स्थिरता लाने के नाम पर सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। द नेशन वॉज अ स्ट्रैटोक्रेसी वेयर जनरल्स मेड ऑल द क्रिटिकल डिसीजंस। ऑटोक्रेसी अच्छा, इसमें भी देखिए क्राटोस शब्द फिर से आ गया जिसका मतलब है शासन, लेकिन इसके आगे लगा है ऑटो जिसका मतलब होता है स्वयं या एक। तो ऑटोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सारी की सारी पावर, पूरी सत्ता सिर्फ एक इंसान के हाथ में होती है, और उसका जो अधिकार होता है ना वो एब्सोल्यूट होता है, मतलब उसके फैसलों को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ये राजशाही यानी मोनार्की से थोड़ा अलग है, क्योंकि राजशाही में राजा के अधिकार अक्सर परंपराओं से बंधे होते हैं। ऑटोक्रेसी में तो शासक की मर्जी ही कानून है। Under the autocracy, the ruler's word was the final law. थियोक्रेसी इस शब्द में जो थियो है इसका मतलब होता है ईश्वर। तो थियोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें शासन ईश्वर के नाम पर चलता है, और इसे चलाते कौन है? धार्मिक गुरु या पुजारी। यहाँ पर देश के जो भी कानून और नियम होते हैं वो सीधे सीधे धार्मिक किताबों और सिद्धांतों से लिए जाते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं वो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, और इसीलिए उनके हर फैसले को ईश्वर की इच्छा यानी डिवाइन विल माना जाता है। ऐसे में जाहिर है उन पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। In the ancient theocracy, priests interpreted divine will to govern the people. Plutocracy यहाँ प्लूटोस का मतलब होता है धन या दौलत। तो ये एक ऐसी सरकार है जिसे देश का सबसे अमीर तबका वेल्दी क्लास कंट्रोल करता है। अब देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि अमीर लोग खुद ही आकर कुर्सी पर बैठें और शासन करें, लेकिन वो अपने पैसे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पॉलिसीज को, फैसलों को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ देते हैं। सत्ता पर उनका सीधा या कह सकते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। असल में तो उनका पैसा ही पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। Critics argue the country was becoming a plutocracy with wealth influencing policy. तो अभी तक हम शासन के प्रकार देख रहे थे। अब जरा कुछ खास तरह के कामों से जुड़े शब्दों को देखते हैं, खासकर वो शब्द जिनके अंत में साइड आता है, जिसका मतलब होता है हत्या। पहला शब्द है रेजिसाइड। यहाँ जो रेजी है इसका संबंध रेक्स यानी राजा से है। तो ये शब्द किसी राजा या रानी की हत्या के लिए इस्तेमाल होता है। पर यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे राज्य की स्थिरता को, सत्ता के संतुलन को हिलाकर रख देता है, और इसके नतीजे अक्सर बहुत ही भयानक होते हैं। द एक्ट ऑफ रेजिसाइड प्लंज्ड द किंगडम इनटू अ लॉन्ग एंड केओटिक वॉर। मैट्रिसाइड या मैट्रिस शब्द मां से जुड़ा है, जो लैटिन के मैटर शब्द से आया है। ये एक बेहद ही भयानक और अकल्पनीय अपराध है जिसका सीधा सा मतलब है अपनी ही मां की हत्या करना। ये शब्द सिर्फ उस एक्ट के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये उस अपराध की असाधारण गंभीरता को भी दिखाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुदरत के सबसे पवित्र और मजबूत बंधन को, माँ और बच्चे के रिश्ते को तोड़ता है। समाज में इसे सबसे घिनौने अपराधों में से एक माना जाता है। The community was horrified by the unspeakable crime of matricide. पैरासाइड, ये शब्द मैट्रिसाइड से थोड़ा और बड़ा है। असल में मैट्रिसाइड इसी का एक हिस्सा है। पारी का मतलब है माता पिता या कोई बहुत करीबी रिश्तेदार, तो पैरासाइड का मतलब हुआ अपने किसी करीबी रिश्तेदार, खासकर अपनी माँ या पिता की हत्या करना। कुछ मामलों में ये किसी भी नज़दीकी रिश्तेदार की हत्या के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसे परिवार के अंदर भरोसे और प्यार के रिश्ते पर सबसे बड़ा और भयानक विश्वासघात माना जाता है। He was exiled from his homeland for committing parricide. अक्सोरेसाइड, ये शब्द लैटिन के उक्सोर से बना है, जिसका मतलब है पत्नी। ये शब्द बहुत ही स्पेसिफिक है और सिर्फ उस अपराध के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। इसे अक्सर घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे खतरनाक और आखिरी पड़ाव माना जाता है, जहां सालों का दुर्व्यवहार आखिर में हत्या पर आकर खत्म होता है। ये खास शब्द है जो इस अपराध की गंभीरता को अलग से बताता है। The detective suspected uxoricide upon finding the husband's contradictory statements. अच्छा, अपराध की इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर अब जरा मानवीय भावनाओं से जुड़े कुछ शब्दों को समझते हैं। पहला है यूफोरिया। देखिए, ये सिर्फ खुशी या हैप्पीनेस नहीं है, ये उससे कई ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा खुशी, आनंद और गहरे संतोष की एक बहुत ही इंटेंस स्टेट है। एक ऐसा एहसास जब इंसान सब कुछ भूलकर सिर्फ उस पल की खुशी में पूरी तरह डूब जाता है, जैसे किसी बहुत बड़ी कामयाबी के बाद या किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जो महसूस होता है। ये एक ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ जॉय है, अ फीलिंग ऑफ प्योर यूफोरिया वॉश्ड ओवर हर व्हेन शी रीच्ड द समिट। और आखिर में है इंटॉक्सिकेशन। ये शब्द टॉक्सिक से जुड़ा है, जिसका मतलब है कोई जहरीला या नशीला पदार्थ। तो इंटॉक्सिकेशन वो हालत है जब कोई व्यक्ति शराब या किसी दूसरे नशे के असर में होता है। जहां यूफोरिया एक प्राकृतिक और पॉजिटिव एहसास है, वहीं इंटॉक्सिकेशन एक बाहरी चीज से पैदा की गई आर्टिफिशियल स्टेट है। इस हालत में इंसान का अपने शरीर और दिमाग दोनों पर से कंट्रोल कम हो जाता है। पब्लिक इंटॉक्सिकेशन इज अ मिसडेमीनर इन मेनी सिटीज। कोशेंट, ये एक बहुत ही खास गणितीय शब्द है। मतलब जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट में मिलता है उसे ही कोशेंट कहते हैं। अब देखिए, आम बोलचाल में हम शायद इसे आंसर कह दें, पर मैथ्स या साइंस में जहां हर शब्द का एक बिल्कुल सटीक मतलब होता है, वहां कोशेंट ही सही शब्द है। ये डिवीजन का पूरा नतीजा होता है, उस हिस्से को छोड़कर जो शायद बच गया हो। जैसे कि इस उदाहरण में है, द कोशेंट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। रिमाइंडर, अच्छा, ये शब्द कोशेंट से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, हर बार डिवीजन एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है ना। कभी कभी डिवाइड करने के बाद एक छोटा सा नंबर बच जाता है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। बस इसी बचे हुए नंबर को रिमाइंडर या जिसे हम हिंदी में शेषफल कहते हैं वो कहा जाता है। तो अगर कोशेंट डिवीजन का मेन रिजल्ट है तो रिमाइंडर वो छोटा सा हिस्सा है जो प्रोसेस के बाद भी बच जाता है। ये हमें बताता है कि डिवीजन पूरी तरह से नहीं हुआ। जैसे इस वाक्य में, When you divide 10 by 3, the remainder is 1. सेलर, इसका मतलब है तहखाना। ये किसी भी बिल्डिंग में, खासकर घरों में, जमीन के नीचे बना हुआ एक कमरा होता है और इसका मेन पर्पस होता है स्टोरेज, यानी चीजों को संभाल कर रखना। क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है तो वहां का तापमान आमतौर पर ठंडा और एक जैसा रहता है और अंधेरा भी होता है, और यही माहौल कुछ खास चीजों को, जैसे वाइन या कुछ सब्जियों को, लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। ये एक शांत ठंडी जगह होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है, दे स्टोर्ड ओल्ड वाइन बॉटल्स इन द कूल डार्क सेलर। एटिक, अब ये जगह सेलर के ठीक उलट है। जहां सेलर घर में सबसे नीचे जमीन के अंदर होता है, वहीं एटिक घर में सबसे ऊपर बिल्कुल छत के नीचे की जगह होती है। इसे हम अटारी भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल भी अक्सर स्टोरेज के लिए ही होता है, पर यहाँ आमतौर पर वो सामान रखा जाता है जिनका रोज काम नहीं पड़ता, जैसे पुरानी यादें, संदूक, किताबें, वो चीजें जिन्हें हम फेंकना भी नहीं चाहते। ये घर का एक भूला बिसरा कोना सा होता है। जैसा इस वाक्य में कहा गया है, Forgotten family treasures were found gathering dust in the attic. नीश,
ये एक बड़ा ही गहरा और खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब सिर्फ कोई जगह या काम नहीं है, बल्कि किसी के लिए उसके करियर या जिंदगी में वो एकदम सही और आरामदायक मुकाम है, जहां उसकी काबिलियत, उसका जुनून और उसकी शख्सियत सब कुछ बिल्कुल फिट बैठता है। जब कोई कहता है कि उसे अपना नीश मिल गया, तो इसका मतलब है कि उसे वो काम मिल गया है जिसके लिए वो बना है, जहां उसे सबसे ज्यादा खुशी और सुकून मिलता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, शी फाउंड हर नीश एज अ राइटर ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। फ्लोरिस्ट, ये शब्द उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जिसका पेशा फूलों से जुड़ा है। लेकिन एक फ्लोरिस्ट सिर्फ फूल बेचने वाला नहीं होता, वो एक तरह से फूलों का कलाकार होता है। वो अलग अलग फूलों को चुनता है, उनके रंगों और बनावट को समझता है और फिर उनसे खूबसूरत गुलदस्ते या सजावट तैयार करता है। तो इस काम में फूलों की जानकारी के साथ साथ एक आर्टिस्टिक समझ का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये लोग कुदरत की खूबसूरती को कला में बदल देते हैं, जैसे कि इस वाक्य में, द फ्लोरिस्ट क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल बुके फॉर द वेडिंग। क्रैश, ये एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत छोटे बच्चों की दिन के समय देखभाल की जाती है। हम इसे शिशु गृह या डे केयर सेंटर भी कह सकते हैं। ये खास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी सुविधा है जो काम पर जाते हैं और अपने बच्चों के लिए एक महफूज और अच्छा माहौल चाहते हैं। ये सिर्फ बच्चों को रखने की जगह नहीं है, बल्कि ये उनके शुरुआती विकास का, उनके सीखने का भी एक केंद्र होती है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण है, पेरेंट्स ड्रॉप्ड ऑफ देयर टॉडलर्स एट द क्रीच बिफोर हेडिंग टू वर्क। पैसिफिज्म, ये एक विचारधारा है, एक गहरा विश्वास। इसे हिंदी में शांतिवाद कहते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर टिका है कि किसी भी तरह के झगड़े को सुलझाने के लिए युद्ध और हिंसा का इस्तेमाल करना किसी भी हाल में सही नहीं है, ये गलत है। यह सिर्फ लड़ाई का विरोध करना नहीं, बल्कि ये मानना है कि अहिंसा ही हर मसले का हल है। ये एक बहुत मजबूत नैतिक सोच है। इस वाक्य से ये और साफ हो जाता है, His commitment to pacifism meant he refused to participate in any form of violence. पैसिफिस्ट, और वो इंसान जो पैसिफिज्म की विचारधारा में यकीन रखता है और उसे अपनी जिंदगी में अपनाता है, उसे पैसिफिस्ट या शांतिवादी कहा जाता है। तो देखिए, फर्क बहुत साफ है। पैसिफिज्म एक सिद्धांत है, एक सोच है, और पैसिफिस्ट उस सिद्धांत को जीने वाला इंसान है। ये वो व्यक्ति है जो हर तरह के युद्ध और हिंसा का विरोध करता है और शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत करता है। जैसा कि इस उदाहरण में है, एज अ डेडिकेटेड पैसिफिस्ट शी जॉइन्ड द पीस मार्च। पैलिंड्रोम, ये भाषा से जुड़ा एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। पैलिंड्रोम ऐसा कोई भी शब्द, नंबर या वाक्य होता है जिसे अगर आप आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, वो बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। उसके अक्षरों का क्रम दोनों तरफ से बिल्कुल सेम होता है। ये शब्दों में एक तरह की सिमेट्री है, जैसे अंग्रेजी में लेवल, मैडम या रेस कार जैसे शब्द, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसका उदाहरण वाक्य है, द वर्ड लेवल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पैलिंड्रोम। पहला शब्द है एवलांच। इसका मतलब होता है हिमस्खलन। इसे ऐसे समझिए कि जब किसी ऊंचे पहाड़ पर जमी हुई बर्फ का एक बहुत बड़ा भारी हिस्सा अचानक टूटकर बड़ी तेजी से नीचे की ओर फिसलने लगता है, तो उस घटना को एवलांच कहते हैं। इसमें सिर्फ बर्फ ही नहीं, बल्कि चट्टानों और मलबा भी हो सकता है। ये एक बहुत ही ताकतवर और अक्सर विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होती है। जैसे इस वाक्य में देखें, द लाउड नॉइज वॉज इनफ टू ट्रिगर अ मैसिव एवलांच। अब देखते हैं इसी से मिलता जुलता एक और शब्द, लैंडस्लाइड। इसे हिंदी में भूस्खलन कहते हैं। देखिए, एवलांच में जहां बर्फ खिसकती है, वहीं लैंडस्लाइड में किसी ढलान से मिट्टी या चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नीचे आ जाता है। ये अक्सर बहुत ज्यादा बारिश होने पर या फिर किसी भूकंप के कारण होता है, जब जमीन कमजोर पड़ जाती है, जैसा कि इस वाक्य में बताया गया है। After the heavy rains, the entire village was evacuated due to the risk of a landslide. अगला शब्द है ग्लेशियर। ग्लेशियर, जिसे हम हिमनद भी कहते हैं, असल में बर्फ की एक बहुत ही विशाल, धीरे धीरे बहने वाली नदी जैसा होता है। यह हजारों सालों तक एक ही जगह पर बर्फ जमा होने और अपने ही वजन से ठोस हो जाने पर बनता है। इसकी गति इतनी धीमी होती है कि हमें महसूस भी नहीं होती, लेकिन ये अपने रास्ते में आने वाली घाटियों और जमीन के नक्शे तक को बदल सकता है। इसका एक उदाहरण है, साइंटिस्ट आर स्टडीइंग द ग्लेशियर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जब इसी ग्लेशियर का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है और समुद्र के पानी में तैरने लगता है, तो उसे कहते हैं आइसबर्ग।
एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 10% ही पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता है। इसका जो विशाल हिस्सा है वो पानी के नीचे छिपा रहता है। यहीं से अंग्रेजी का मुहावरा टिप ऑफ द आइसबर्ग बना है। इसका उपयोग देखिए, द शिप हैड टू चेंज इट्स कोर्स टू अवॉइड द एनॉर्मस आइसबर्ग। अब प्राकृतिक दुनिया से हटकर इंसानी व्यवहार से जुड़े एक शब्द पर आते हैं, जीनोफोबिया। इसका उच्चारण है जीनोफोबिया। इसका अर्थ है जो लोग किसी दूसरे देश से आए हैं, यानी विदेशियों से, बहुत ज्यादा और बेवजह डरना या उनसे नफरत करना। ये एक तरह की सामाजिक सोच है जिसमें बाहरी लोगों को शक या दुश्मनी की नज़र से देखा जाता है, जैसा कि इस वाक्य में इसका इस्तेमाल हुआ है। द पॉलिटिकल लीडर्स स्पीच वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रमोटिंग जीनोफोबिया। इसके बाद शब्द आता है ज़ील। ज़ील का मतलब है किसी भी काम, लक्ष्य या मकसद के लिए बहुत गहरा जोश, जुनून और लगन होना। ये सिर्फ साधारण उत्साह नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रबल भावना है जो किसी को अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देती है। जब कोई किसी काम में पूरे दिलो जान से जुट जाता है तो कहा जाता है कि उसमें ज़ील है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, शी परस्यूड हर गोल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर विद अनवेवरिंग ज़ील। हमारा अगला शब्द है स्क्वांडर। यह एक क्रिया है। स्क्वांडर का मतलब होता है किसी भी कीमती चीज को, चाहे वो पैसा हो, समय हो या कोई अवसर हो, उसे बहुत ही लापरवाही से और बिना सोचे समझे बर्बाद कर देना, यानी गवा देना। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या संसाधनों को फिजूल खर्ची में उड़ा देता है तो उसके लिए स्क्वांडर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ही इनहेरिटेड अ फॉर्च्यून बट मैनेज्ड टू स्क्वांडर इट ऑल विद इन अ फ्यू ईयर्स। चलिए अब एक कला से जुड़ा हुआ शब्द सीखते हैं, ज़ाइलोग्राफी। इसका उच्चारण है ज़ाइलोग्राफी। ये लकड़ी पर नक्काशी करके छापने के लिए ब्लॉक बनाने की एक बहुत पुरानी और सुंदर कला है। इसमें कलाकार लकड़ी के एक टुकड़े पर किसी डिजाइन को उकेरता है, फिर उस पर स्याही लगाकर उसे कागज या कपड़े पर छापा जाता है। इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य में इसका प्रयोग देखें, द म्यूजियम फीचर्ड एन एग्जिबिट ऑन द एंशिएंट आर्ट ऑफ ज़ाइलोग्राफी विद ब्यूटिफुल वुड ब्लॉक प्रिंट्स। और अब कला से थोड़ा गणित की ओर चलते हैं। शब्द है डिवाइजर। गणित में डिवाइजर को भाजक कहते हैं। ये वो संख्या होती है जिससे किसी दूसरी संख्या को भाग दिया जाता है। मतलब जो संख्या भाग देने का काम करती है उसे डिवाइजर कहते हैं। जैसे अगर हम 10 को 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 यहाँ पर डिवाइजर है। इसका उदाहरण देखें, इन द इक्वेशन 10 divided by 2 equals 5, the number 2 is the divisor। और हमारा आखिरी शब्द है डिविडेंड, जो सीधे सीधे डिवाइजर से ही जुड़ा है। डिविडेंड को हिंदी में भाज्य कहा जाता है। ये वो संख्या होती है जिसे भाग दिया जाना है, यानी जिस संख्या के टुकड़े किए जा रहे हैं या जिसे विभाजित किया जा रहा है। अगर हम अपने पिछले उदाहरण को ही देखें जिसमें 10 को 2 से भाग दिया जा रहा था, तो उसमें 10 जो है वो डिविडेंड है। वाक्य में इसका उपयोग है, इन द इक्वेशन 10 divided by 2 equals 5, the number 10 is the dividend। क्लेप्टोमेनिया, देखिए ये शब्द किसी आम चोरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। असल में ये एक मानसिक स्थिति है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति को चोरी करने की एक ऐसी जबरदस्त इच्छा होती है जिसे वो रोक ही नहीं पाता, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये चोरी किसी ज़रूरत या पैसे के लिए बिल्कुल नहीं की जाती, बल्कि जिन चीज़ों को चुराया जाता है उनकी अक्सर कोई कीमत भी नहीं होती, या फिर उस इंसान के लिए वो किसी काम की भी नहीं होती। चोरी से पहले उसे बहुत तनाव महसूस होता है और चोरी करने के बाद एक अजीब सी राहत, पर उसके तुरंत बाद अक्सर गहरा पछतावा और शर्मिंदगी भी होती है। तो ये बस एक मजबूरी है जो इस मानसिक विकार से पैदा होती है। Her recurring shoplifting was not for gain, but a symptom of deep-seated kleptomania। क्लेप्टोमेनियाक। तो अगर क्लेप्टोमेनिया वो बीमारी है, तो क्लेप्टोमेनियाक वो इंसान है जो इस बीमारी से जूझ रहा है। ये वो व्यक्ति है जो बार बार एक मानसिक दबाव के चलते चोरी करता है। समाज अक्सर ऐसे इंसान को सीधे सीधे चोर या अपराधी मान लेता है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी अपराधी की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है। उसकी हरकतें किसी लालच से नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक उलझन से जुड़ी होती हैं।
इसीलिए सजा के बजाय इलाज और थेरेपी पर जोर दिया जाता है, ताकि उस व्यक्ति को अपनी इस मजबूरी की जड़ तक पहुंचने और उसे संभालने में मदद मिल सके। The court-ordered therapy helped the kleptomaniac understand the roots of his compulsion. कनेसा, ये शब्द उस इंसान के लिए है जिसके पास किसी खास फील्ड में सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी और सधी हुई परख हो। आप कह सकते हैं एक पारखी, एक विशेषज्ञ, जिसे आर्ट, म्यूजिक, खाना या कल्चर जैसी चीजों की बहुत बारीक समझ होती है। देखिए, एक कनेसर बनने में सालों का तजुर्बा, पढ़ाई और एक तरह का नेचुरल टैलेंट लगता है। ये वो इंसान है जो अच्छी और साधारण चीजों के बीच का फर्क पल भर में पहचान लेता है। वो उन बारीकियों को महसूस कर सकता है जो आम लोगों की नजर से अक्सर चूक जाती हैं, और इसीलिए उसकी राय, उसका जजमेंट बहुत मायने रखता है। एज अ कनेसर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ही कुड आइडेंटिफाई द ऑर्केस्ट्रा बाय द फर्स्ट फ्यू नोट्स। हिपोक्रेट, ये शब्द उस इंसान के बारे में बताता है जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नैतिक सिद्धांतों और ऊंचे आदर्शों की बातें तो बड़े बड़े करता है, लेकिन जब असल जिंदगी में उन्हें अपनाने की बारी आती है तो वो खुद उन पर अमल नहीं करता। हम ऐसे इंसान को पाखंडी या ढोंगी भी कहते हैं, है ना? ये दूसरों के सामने एक ऐसा मुखौटा पहनता है जो उसके असली चरित्र को छुपाता है। वो दूसरों से जिस ऊंचे स्टैंडर्ड की उम्मीद करता है वो खुद उसे पूरा नहीं कर पाता, या शायद करना ही नहीं चाहता। He was labeled a hypocrite for preaching about environmentalism while driving a gas-guzzling car. Iconoclast, ये एक बहुत ही दमदार शब्द है। ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो समाज में सदियों से चली आ रही परंपराओं, स्थापित मान्यताओं और पुरानी संस्थाओं पर सीधा हमला करता है। वो सिर्फ सवाल नहीं उठाता, बल्कि इन रूढ़ियों को एक्टिवली चुनौती देता है, उन्हें तोड़ता है। ऐसे इंसान को रूढ़िभंजक या परंपरा विरोधी कहा जा सकता है। एक आइकोनोक्लास्ट में एस्टैब्लिश्ड सिस्टम पर सवाल उठाने की हिम्मत होती है, और अक्सर अपने समय में उसे बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन इतिहास उन्हें बाद में एक विजनरी के तौर पर याद रखता है। मार्टिन लूथर was an iconoclast whose 95 theses challenged the authority of the church. एंटोमोलॉजिस्ट, ये एक वैज्ञानिक होता है जिसका स्टडी का एरिया बेहद छोटा और साथ ही बहुत बड़ा भी है। कीड़े मकोड़ों की दुनिया, इन्हें कीट वैज्ञानिक कहते हैं। ये कीड़ों की जिंदगी, उनकी बनावट, उनका व्यवहार और हमारे पर्यावरण में उनकी क्या भूमिका है, इसका गहराई से अध्ययन करते हैं। और ये सिर्फ कीड़े पकड़ने का काम नहीं है, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें बहुत ज़्यादा धैर्य, बारीकी से देखने की नज़र और वैज्ञानिक सटीकता की ज़रूरत होती है। एक एंटोमोलॉजिस्ट का काम खेती से लेकर मेडिसिन तक हर जगह बहुत ज़रूरी है। The entomologist spent years in the Amazon rainforest discovering new species of beetles. नेचुरलिस्ट, तो जहाँ एक एंटोमोलॉजिस्ट का ध्यान सिर्फ कीड़ों पर होता है, वहीं एक नेचुरलिस्ट का कैनवस, आप समझिए, बहुत बड़ा होता है। ये एक प्रकृतिवादी होता है जो पूरी प्रकृति को एक साथ देखता है, सिर्फ उसके अलग अलग हिस्सों को नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के तौर पर। इसमें पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, जमीन की बनावट और मौसम सब कुछ आ जाता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि प्रकृति के ये सारे तत्व एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और एक साथ मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम कैसे बनाते हैं। द फेमस नेचुरलिस्ट डॉक्यूमेंटेड द डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स। कार्डियोलॉजिस्ट, ये एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, यानी एक विशेषज्ञ डॉक्टर, और इनका कार्यक्षेत्र है हमारे शरीर का सबसे जरूरी और नाजुक अंग, हमारा दिल और उससे जुड़ा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। एक कार्डियोलॉजिस्ट दिल से जुड़ी बीमारियों का पता लगाता है, उन्हें डायग्नोज करता है और फिर उनका इलाज करता है। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला और मुश्किल फील्ड है, जिसमें कई सालों की बहुत गहरी पढ़ाई और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इन्हें हम हृदय रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। After the chest pains, she was referred to a cardiologist for a thorough examination. Activist, ये शब्द उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचता या बातें नहीं करता, बल्कि उन्हें बदलने के लिए जमीन पर उतरकर काम करता है, एक्शन लेता है। एक एक्टिविस्ट यानी एक कार्यकर्ता किसी सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरणीय बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होता है, और ये काम कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कैंपेन चलाना, प्रोटेस्ट करना या फिर ज़मीनी स्तर पर लोगों में जागरूकता फैलाना। उसके अंदर एक जुनून होता है, समाज को बेहतर बनाने की एक ज़बरदस्त इच्छा जो उसे एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। The young activist organized protests to demand cleaner air in the city. Dilatory,
ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण। ये किसी व्यक्ति या उसके काम करने के तरीके को बताता है जिसमें जानबूझकर देरी की जाती है। ये सिर्फ धीरे काम करना या सुस्त होना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद ही काम को टालना या उसमें देर करना होता है। अक्सर ये एक तरह की रणनीति होती है, किसी फैसले से बचने के लिए या सामने वाले को थकाने के लिए। इस विलंबकारी या टालमटोल वाली आदत से दूसरों को बहुत झुंझलाहट और परेशानी होती है, क्योंकि ये तरक्की को रोकता है और वक्त बर्बाद करता है। His dilatory tactics in responding to the emails frustrated the entire team.